हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम बढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास को यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। मतलब कांग्रेस के पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थान बन गई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कम से कम हम 1 लाख वन लाइनर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब की गई है? तो ये 1836 में की गई थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की गई थी 1836 में। 1838 में स्थापित भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन कौन है? तो ये है जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में स्थापित भारतीय राजनीतिक संगठन बना है पहला जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्ड्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी कलकत्ता में। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो ये की गई है द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और काली कृष्ण के द्वारा। जो जमींदारी एसोसिएशन है इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई है 1838 में। किसने की है? द्वारकानाथ टैगोर ने, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और काली कृष्ण के द्वारा। देखो, काली कृष्ण, राधाकांत, प्रसन्न, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 4 सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? विलियम एडम्स के द्वारा की गई है 1839 को लंदन में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मतलब यहाँ पर बनी है जमींदारी एसोसिएशन कलकत्ता में, तो वहां पर बन गई है कौन सी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है विलियम एडम्स के द्वारा 1839 में लंदन में बनी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? 1843 में की गई है। द्वारकानाथ टैगोर और उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? 1843 में की गई है। द्वारकानाथ टैगोर और अध्यक्ष मिर्जा थॉमसन के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1851 को की गई थी। राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मतलब ब्रिटिश के द्वारा पहले लंदन में बनाया गया है सोसाइटी, उनके बाद फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई है 1851 को। 31 अक्टूबर को किसने की है? राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और हरीशचंद्र मुखर्जी। अभी देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा जमींदारी एसोसिएशन बनाई गई थी कलकत्ता में। इसमें प्रसन्न कुमार ठाकुर और काली कृष्ण की जगह पर कौन आ गए हैं? राजेंद्र लाल मिश्र और हरीशचंद्र मुखर्जी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? 1852 में की गई है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? 1852 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा थी ये। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के अध्यक्ष थे राधाकांत देव। स्थापना हुई है 1852 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष और मद्रास नेटिव है 1852। ब्रिटिश एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राधाकांत देव। 1 दिसंबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने की है, क्योंकि ये ईस्ट से गए थे ना वहां पे। तो इंडिया एसोसिएशन बनाया लंदन में 1866 को 1 दिसंबर के दिन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित किया गया है। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र के द्वारा 1867 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? हिंदू मेला की स्थापना की गई थी। किसने बनाया? हिंदू मेला किसने खोला है? तो नव गोपाल मित्र के द्वारा। तो हिंदुओं के मेले में जाओगे तो क्या मिलेंगे? गोपाल जी मिलेंगे नए नए। राजनारायण बोस के विचारों से प्रभावित होकर नव गोपाल मित्र के द्वारा 1867 में हिंदू मित्र या हिंदू मेले की स्थापना की गई। किसने की है? नव गोपाल मित्र के द्वारा स्थापित की गई है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1866 में किसने की है? एम जी रनाडे ने की है और जे बी बोस के द्वारा की गई। तो 1867 को है ना,
क्या दो बनी है, एक बनी है हिंदू मेला और दूसरी बनी है पूना सार्वजनिक सभा। पूरा सार्वजनिक सभा बनाई है महादेव गोविंद रानडे ने और जेवी बोस के द्वारा, और जबकि जो हिंदू मेला है वह बनाया है नव गोपाल मित्र के द्वारा। मुंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कब स्थापित की गई थी? 22 मई 1869 को। अध्यक्ष थे इसके जमशेदजी जीजाभाई और सचिव थे फिरोज शाह मेहता। तो मुंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और मुंबई में बनाया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा खोली गई थी, और वो कहाँ पे? मुंबई में 22 मई 1869 को बनाई है और जमशेदजी जीजाभाई के द्वारा, और इसके सचिव कौन है? फिरोज शाह मेहता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? तो इनको 1874 में हटा दिया था। पहली इनकी नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में मिली थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये सिविल सेवक रहे हैं, इनको 1874 में हटा दिया गया। इनकी पहली नियुक्ति कहाँ थी? सिलहट बंगाल में, बांग्लादेश में। किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की और ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो ये पूना सार्वजनिक सभा में। पूना सार्वजनिक सभा बनी है 1867 में बनाई गई थी महादेव गोविंद रानडे, और इनके साथ थे जेवी जोशी, है ना। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी 1875 में, और ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना की गई है शशि कुमार घोष के द्वारा 25 सितंबर 1875 में। इंडियन लीग मतलब इंडिया को लीग में चाहिए है शीशा, इंडिया ने लीग में क्या मांगा है? शीशा मांगा है। तो शशि कुमार घोष 25 सितंबर में 1875 में ये इंडियन लीग की स्थापना करते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो ही हैं, सिविल सेवा से इनको हटा दिया गया था 1874 में। तो ये क्या बनाएंगे? अब भारत संघ बनाएंगे, भारत को एक संघ बनाएंगे। और आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर क्या करते हैं? 1876 में, 26 जुलाई 1876 में भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कांग्रेस से पूर्व प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन थी। तो कांग्रेस से बनने वाली पहले बनी थी कौन सी? इंडियन एसोसिएशन बनी थी। किसने बनाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और दूसरे आते हैं आनंद मोहन बोस, है ना। इन दोनों के द्वारा बनाई गई थी 1876 में, इसको बनाया गया था कांग्रेस से पहले। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई है? 1884 में की गई है, 1884 में की गई थी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन, मद्रासों की महाजन है तो 888 करके 188 नहीं 1884 1884 में इसकी स्थापना की गई थी महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा से संबंधित किसका है? तो ये हैं इसमें एम वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और वी सुब्रमण्यम अय्यर। देखो राघवाचारी, चालू, आनंद चालू और सुब्रमण्यम, यदि राघव आनंद में चलेंगे शुभ होगा सब कुछ। तो मद्रास में क्या हो रहा है? राघवाचारी राघव आनंद से आगे आगे चल रहे हैं, सब शुभ शुभ हो रहा है। 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के गठन किसने किया है? तो फिरोज शाह मेहता ने, टी तेलंग ने और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा 1885 में किया गया है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया है? फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा 1885 में किया गया है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया है 1885 में। 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। तो जो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है 1885 में बनी है, 3 सदस्य थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं फिरोज शाह मेहता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ विलय हो गया था। तो ये है इंडियन एसोसिएशन, मतलब कांग्रेस से बनने वाली पहली थी इंडियन एसोसिएशन, इसका 1886 में इंडियन कांग्रेस में विलय हो गया था। प्रमुख संस्थान और उनके संस्थापक,
प्रमुख संस्था, उनकी संस्थापक, स्थान और स्थापना वर्ष। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल का नाम है तो बंगाल ने बनी होगी। विलियम जोन्स ने बनाई है कलकत्ता में 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई कलकत्ता में 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, मतलब ये बॉम्बे में बनी है, तो ये 1804 में बनी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बनाई है 1804 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये 1823 में बनाई है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाई है 1823 में। 2-3 तीर शेर गए। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है 1823 में बनी है। फिर आती है बंग भाषा प्रकाशक सभा, तो बंग भाषा जैसे इनने बोली सबके छक्के छोड़ा दिए, 1836 में बनी है। बंग भाषा प्रकाशक संस्था 1836 में बनी है। लैंड होल्ड सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई है। इसमें वो राधाकांत देव, कालू कृष्ण, ये काली कृष्ण वगैरह भी इसके अंतर्गत आते हैं, और आनंद भी थे शायद। और कलकत्ता में स्थापित की गई थी 1838 में, मतलब 2 साल बाद। 3 और 8 तीनों ने अच्छे से उसको होल्ड किया। 3-8 तीनों ने अच्छे से होल्ड किया। लैंड होल्ड सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है कलकत्ता में 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स के द्वारा स्थापित की गई है लंदन में 1839 को। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश में बनाई गई है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम के द्वारा बनाई गई है लंदन में 1839 को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मतलब ये बंगाल में आगे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर है यहाँ पे, कलकत्ता में 1843 को बनी है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता में बनी 1843 को। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया पे सोसाइटी थी और ये है एसोसिएशन। एसोसिएशन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जैसे कि राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और हरीशचंद्र मुखर्जी। कलकत्ता में बनी थी 1851 को। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीशचंद्र मुखर्जी, कलकत्ता में बनी थी 1851 को। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी मुंबई में 1852 को। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी 1852 में मुंबई में। मद्रास नेटिव, वही मद्रा पी के जाएंगे हमारे राघवाचारी अय्यर और आनंद आनंद से चल रहे थे ना, तो ये मद्रास में बनाई थी 1852 को। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में बनाई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और 1866 में 1866 में इनके द्वारा बनाई गई है लंदन में। ईस्ट इंडिया सोसाइटी पूना सार्वजनिक सभा पुणे में बनाई गई है, तो MG रनाडे के द्वारा और JV जोशी के द्वारा पुणे 1867 में पूना सार्वजनिक सभा में स्थापित किया गया है। पुणे में MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे और JV जोशी के द्वारा बनाई गई है 1867 में। नेशनल इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन ये है मैरी कारपेंटर मेनी, लंदन में है और 1870 में बनाई गई है। तो भैया बहुत सारे कारपेंटर्स आए थे, तो नेशनल इंडिया एसोसिएशन, मतलब नेशनल का वहाँ पे एसोसिएशन बना दिया इंडिया का। मैरी कारपेंटर्स मैनिंग के द्वारा बनाया गया था लंदन में 1870 में बनाया था। इंडियन लीग तो वही है, सुशील कुमार घोष के द्वारा इसको बनाया गया है, और बंगाल में 1875 में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा बंगाल में 1875 में बनाया गया है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने बनाया है, कलकत्ता में 1876 में स्थापित किया गया। इंडियन एसोसिएशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाया गया है, कलकत्ता में 1876 में। मद्रास महाजन सभा, मद्रास में महाजनों की सभा बुलाई गई है, रामास्वामी मुदलियार और P आनंद चालू के द्वारा मद्रास में बनाई है, 1884 में बनाई है। देखो एक और हमने पढ़ी थी ना, रुको, मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, हमने राघवाचारी का नाम ले लिया था, यहाँ पर राघवाचारी नहीं है। मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी 1852 को। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में बनी है, 1852 को बनी है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाई गई है, बंगाल में 1875 में। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई है,
आनंद मोहन बोस थे इनके साथ, कलकत्ता बनी है 1876 में। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया कलकत्ता में 1876 में। मद्रास महाजन सभा, इसमें है एस राघवाचारी, मुदलियार, पी आनंद चार्लू, और ये मद्रास में स्थापित की गई थी 1884 में। कब बनाई गई है? 1884 में बनाई गई थी। इसमें है रामा स्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू, मद्रास में 1884 में बनाई गई थी। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे इसमें। मुंबई में बनाई गई है 1885 में। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, प्रेसिडेंसी में आए हैं फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। मुंबई में बनी है 1885 में। 1885 में अपनी वही बनी थी ना, कांग्रेस। अब आती है हमारी भारतीय नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित वन लाइनर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? असैनिक सेवक थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इसके जितने भी संस्थापक थे वो क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। ए ओ होम के जीवनीकार कौन है? तो उनका नाम है डब्ल्यू वेडर वन। ए ओ होम है, उनकी जीवनी लिखी है डर डर के डब्ल्यू वेडर वन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसको आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो ये पुणे में होना था, लेकिन फिर हुआ कहाँ था? मुंबई में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में पुणे में होना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 के महासचिव कौन थे? ए ओ होम थे। अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी और महासचिव हैं इसके ए ओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। 1884 से 1888 तक रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका नामकरण किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे? तो 72 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, कितने सदस्य थे? प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 72 ने। 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा इंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच में संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, देशवासियों के बीच में जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, उनको विकसित करना, भारत के सभी वर्ग समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना और उनका प्रस्तुतिकरण करना। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे जो डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंकित किए गए थे 1885 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भारत के जो स्थापना अधिवेशन है कांग्रेस का, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कहकर मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो अनिल सील के द्वारा की गई है। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? अनिल सील के द्वारा की गई। मतलब ग्रामसी है, गर्म सी है तो उसको शीतल कर लो, अनिल सील ने कहा था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की। पहले हैं बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे आते हैं, नहीं बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे, बनर्जी थे, WC बनर्जी। दूसरे हैं हमारे ये दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ है कलकत्ता में। तो कहाँ पे हुआ? 86 का कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला फारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, जो कि कलकत्ता में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। कितने थे? 33 थे। पहले में 1 था, दूसरे में 81 थे, चौथे में 221 थे, लेकिन तीसरे में मतलब दूसरे में कितने थे मुस्लिम प्रतिनिधि? थे 33। दूसरे अधिवेशन में 33 सदस्य आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? मद्रास में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 को मद्रास में आयोजित किया गया। मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने चुना गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। मद्रास में आयोजित होने वाले तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था बदरुद्दीन तैयब जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। मुस्लिम अध्यक्ष पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद शयानी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1896 में बने थे, 12वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद शयानी थे, कलकत्ता में बने थे 1896 में, 12वें अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। जॉर्ज यूले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 में प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। पहली बार निर्वाचन हुआ था और यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल हैं। पहले यूरोपीय भी थे जॉर्ज यूल, ईसाई भी। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के मुंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 में। 1889 में अखिल भारतीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति लंदन में स्थापित हुई थी। इस समिति के सभापति कौन थे? तो विलियम डिग्बी थे। कांग्रेस के समर्थन को प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी। उस समिति के सभापति थे विलियम डिग्बी, यानी डिब्बी भेजी थी लंदन के, भैया समर्थन प्राप्त करो। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने हैं। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था 1911 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। एक एक करके गाया कलकत्ता में, 1911 में गाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बंकीपुर में हुआ था, बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 का अधिवेशन बांकीपुर, बिहार में हुआ था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने लिया था, मुंबई में 1915 ईस्वी में मुंबई का गवर्नर था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में जिसमें गवर्नर जनरल ने भाग लिया था तो लॉर्ड वेलिंगटन ने लिया था, मुंबई के 1915 के अधिवेशन मुंबई के गवर्नर थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट चुनी गई थी। कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट को पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई।
कांग्रेस की। भारतीय नेताओं में अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं बना था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं बना है? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी कभी संबंध नहीं रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खां भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसने सहयोग हेतु चुना था? तो ये चुने गए हैं एनसी केलकर और आईवी सेन को। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए सहयोग हेतु चुने गए थे एनसी केलकर और एनआईवी सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किसके जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो ये अमृतसर अधिवेशन था 1919। अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक आए हैं। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाला लाजपत राय चुने गए थे कलकत्ता विशेष अधिवेशन में 1920 में। जो लाल बाल पाल त्रिगुट है, इसके जो लाला लाजपत राय हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं कलकत्ता की विशेष अधिवेशन में 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता से सी विजय राघव चेरियार ने की थी? अध्यक्षता किसने की है? सी विजय राघव चेरियार ने की है नागपुर अधिवेशन 1920 का। तो विशेष अधिवेशन में गए थे लाला लाजपत राय और जो नॉर्मल हुआ था वो हुआ था सी विजय राघव चेरियार। इनकी विजय तो हो गई ना लाला लाजपत राय की, तो बस विजय राघव चेरियार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1920 में। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की है? तो ये नागपुर अधिवेशन में 1920 में पहली बार कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की है नागपुर अधिवेशन में 1920 में। कांग्रेस के किस सत्र में भारतीय आधार पर भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो नागपुर अधिवेशन में 1920 में कहा गया था जो भाषाई आधार है, भारतीय भाषाएं हैं, इसमें प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया जाएगा। नागपुर अधिवेशन में कहा था 1920 में। वर्ष 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? चित्तरंजन दास चुने गए थे 1922 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं चित्तरंजन दास। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। दिल्ली अधिवेशन में 1923 में विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। सबसे कम आयु वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अबुल कलाम आजाद। दिल्ली में 1923 के विशेष अधिवेशन में ये चुने गए थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस ने विरोध किया है? तो ये है काकीनाडा कांग्रेस मुस्लिम अली के द्वारा 1923 में। 20 में बोल दिया कि भाई प्रांतीय भाषाओं में बना लो कांग्रेस समिति। तो जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसका कांग्रेस के अध्यक्ष ने विरोध किया था, वो है काकीनाडा कांग्रेस के द्वारा। मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। 1923 में किया गया था। इन्हें बोला था काका ये मत गाओ यार वंदे मातरम, तो इसका विरोध किया था काकीनाडा कांग्रेस के द्वारा मोहम्मद अली द्वारा 1923 में। महात्मा गांधी ने केवल एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की है और वो कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगांव अधिवेशन था 1924 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है, बेलगांव 1924 में की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन बनी थी 1925 में और 40वां अधिवेशन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी है सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन बनी थी 1925 में 40वें अधिवेशन में। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव घोषित किया था। 1927 में मद्रास अधिवेशन में मद्रापीठी कर दिया। जवाहरलाल नेहरू पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1929 में। लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में ये कहा गया था। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की है? तो फैजपुर में की है, महाराष्ट्र 1937 में। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ पे की है? फैजपुर में की है, महाराष्ट्र 1937 में। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सुभाष चंद्र बोस चुने गए हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की है वे है सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने हिंदी लिपि के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करने के लिए बात कही है, वकालत की है, वो है सुभाष चंद्र बोस। कब किया है इन्हें? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो रामगढ़ अधिवेशन में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना समाज पार्टी बनी है रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद। 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक रहे हैं कौन? अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की है जेबी कृपलानी ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे 1946 से 1948 तक। भारत के विभाजन के समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के जेबी कृपलानी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। ये इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में हुई थी। इन्होंने अपने सदस्यों के साथ एक भारत के नाजीवादी, फारसीवादी, समाजवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण ही जापानी के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाने की बात कही थी और बहुमत जुटाया था। तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत स्वतंत्र हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो। किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? वो है दादा भाई नौरोजी। 1886, 1893 और 1906। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 को। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए हैं? 2 बार चुने गए हैं। मदन मोहन मालवीय 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। एक 1909 में लाहौर अधिवेशन के समय पार्लियामेंट सुधार आया था, एक 1918 में दिल्ली अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो लाहौर 1929 में की है, लखनऊ 1936 में की है, फैजपुर 1937 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ में 1936, फैजपुर 1937। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका है? तो यह वेडरबर्न का है। जो कांग्रेस है उसका जन्म क्यों हो रहा है? सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, ये वेडरबर्न के द्वारा कहा गया था। किसने कहा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा है कि जो कांग्रेस है ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही व्यक्तियों के द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था। लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1900 में।
कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा होगी कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए सहयोग करता रहूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने लिखा है कि जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को निपंसक बना दूं। तो कर्जन ने कहा था। 1909 में मद्रास गवर्नर को लिखे हुए पत्र में उल्लेख किया गया है। 1903 में मद्रास गवर्नर को लिखा था पत्र और उसमें इसको लिखा गया था। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा करे, अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके। लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि भारत में जो भारतीय नेता हैं, इन्होंने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनाई गई है कि अंग्रेजी राज्य की रक्षा करे और अभय कपाट के रूप में कार्य करे। लाला लाजपत राय ने कहा है, लाज बचा ले उनकी। किस कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था, अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। जो उदारवादी नेताओं की नीति थी उसके लिए राजनैतिक भिक्षावृत्ति कही है बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पहला अधिवेशन मुंबई 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और ये पहले फारसी थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, पहली पारसी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा अध्यक्षता की गई और ये पहले मुस्लिम थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा पहले मुस्लिम बने थे अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 को, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 और जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे जो कि अंग्रेज थे। पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ 1889 में, विलियम बेडरबन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ 1889 में, विलियम बेडरबन के द्वारा अध्यक्षता की गई। छठवां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1890 में, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। छठवां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1890 में, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ 1891 में, पी आनंद चालू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ 1891 में, पी आनंद चालू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1892 में, व्योमेश चटर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1892 को, व्योमेश चटर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नौवा लाहौर अधिवेशन 1893 में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने किया था अध्यक्षता। नौवा अधिवेशन लाहौर में हुआ 1893 को, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1894 में, अल्फ्रेड बेव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 10वां अधिवेशन मद्रास में 1894 को अल्फ्रेड बेव ने अध्यक्षता की थी। 11वां अधिवेशन पूना में हुआ 1895 को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 11वां अधिवेशन पुणे में हुआ 1895 को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1896 को, रहीमतुल्ला एम सयानी ने अध्यक्षता की थी। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1896 को, रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ 1897 को, यह पी शंकर नायर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ 1897 को, सी शंकर नायर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 14वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1898 को और आनंद मोहन बोस ने अध्यक्षता की थी। 14वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1898 को, आनंद मोहन बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 15 अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1899 को, रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा अध्यक्षता की गई। 15 अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1899 में, रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1900 में, एन सी चंद्रवारकर इसके अध्यक्ष थे।
16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1900 में। NG चंदवारकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1901 को। दिनसा ई बाचा इसके अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में 1901 में हुआ। दिनसा वाचा इनके अध्यक्ष थे। 18वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1902 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 18वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1902 को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की। 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1903 को। लाल मोहन बोस ने की थी अध्यक्षता। 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1903 को। लाल मोहन बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई। 20वां अधिवेशन मुंबई में हुआ 1904 को। सन हेनरी कॉटन ने अध्यक्षता की। 20वां अधिवेशन मुंबई में हुआ 1904 को। सन हेनरी कॉटन ने अध्यक्षता की। 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की। 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई। 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1906 को। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1906 को। दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 23वां अधिवेशन सूरत में स्थगित, मद्रास में स्थापित किया गया था, स्थगित था ये 1907 में। रास बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, दोनों की, है ना। सूरत का अधिवेशन कहाँ पे था? सूरत में था, स्थगित करके फिर मद्रास में हुआ 1908 में, और दोनों की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। 24वां अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था 1909 को। मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। 25वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1910 को। सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1911 को। विशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 26वां अधिवेशन कलकत्ता में 1911 को विशन नारायण धर ने अध्यक्षता की। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 को, और रघुनाथ सिंह मुधोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। मुधोकर आए थे। 27वां बांकीपुर अधिवेशन 1912 को रघुनाथ सिंह मुधोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई। 28वां अधिवेशन कराची में हुआ था 1913 को। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा अध्यक्षता की गई। 28वां अधिवेशन कराची में हुआ था 1913 को। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने अध्यक्षता की थी। 29वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1914 को। भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई। 29वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1920 को। भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई। 30वां अधिवेशन मुंबई में हुआ 1915 को। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता की गई। 30वां अधिवेशन मुंबई में 1915 को सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता की गई। 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1916 को। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1917 को। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। 32वां कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 33वां अधिवेशन दिल्ली का विशेष अधिवेशन है, मुंबई में हुआ था 1918 को। मदन मोहन मालवीय ने किया था अगस्त में, और रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया था 1918 में। 2 हुए थे। ओके। विशेष अधिवेशन में आए थे मदन मोहन मालवीय जी, और अगस्त में एक पूरा दिल्ली में तो मदन मोहन मालवीय हैं। विशेष अधिवेशन मुंबई में हुआ था अगस्त 1918 में, और रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर आता है 34वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ था 1919 को। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1919 में हुआ अमृतसर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1920 में। सी विजय राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1920 में हुआ 35वां नागपुर अधिवेशन, सी विजय राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। छत्तीसवां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1921 को। हकीम अजमल खां के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और सक्रिय अध्यक्ष इसके CR दास। 37वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 को। देश बंधु और चितरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 37वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 को।
देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 38वां अधिवेशन, इसमें विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था अगस्त 1923 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन हुआ 38वां दिल्ली में, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। फिर आता है 39वां अधिवेशन, बेलगांव में हुआ था 1924 को, महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 39वां अधिवेशन बेलगांव 1924 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ 1925 को और सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ 1925 में, सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था 1926 को, श्रीनिवास अयंगर ने की थी इसकी अध्यक्षता। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था 1926 में, श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता की थी। 42वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1927 को, M.A. अंसारी ने अध्यक्षता की थी। 1927 में हुआ 42वां मद्रास अधिवेशन, M.A. अंसारी ने अध्यक्षता की थी। 43वां लाहौर में हुआ था 1929 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। वो कौन सा था? 43वां था, लाहौर में हुआ था 1929 को था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 44वां अधिवेशन कराची में हुआ है 1931 में, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई है। 44वां अधिवेशन कराची में 1931 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई। 45वां अधिवेशन कलकत्ता में हुई और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 45वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1933 में, नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी। 46वां अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1934 में और इसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद ने 1934 का मुंबई में 46वां अधिवेशन अटेंड किया था, अध्यक्ष बने थे। 47वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1936 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। 47वां लखनऊ 1936, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता। 48वां अधिवेशन फैजपुर में हुआ था 1937 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 48वां फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 49वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था 1938 को हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 49वां अधिवेशन हरिपुरा में था 1938 में हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 50वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था 1939 और सुभाष चंद्र बोस ने की, मतलब दो में है, 38 और 39। फिर आते हैं 51वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था 1940 से, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। 40वां अधिवेशन 51वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था 1940 में, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 52वां मेरठ अधिवेशन 1946, J.B. कृपलानी ने की थी अध्यक्षता। 52वां मेरठ अधिवेशन 1946 J.B. कृपलानी ने की। और फिर आता है 53वां जयपुर अधिवेशन 1948 में, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 53वां जयपुर 1948 का अधिवेशन पट्टाभी सीतारामैया ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। जो हरिपुरा अधिवेशन है कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। अब आते हैं कांग्रेस के विभाजन और गरम दल और नरम दल। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किस भारतीय को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्लैड स्टोन कहा जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी, ग्लैड स्टोन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। किस भारतीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन उपाधि सम्मानित किए गए दादा भाई नौरोजी को? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें किस दल के टिकट पर चुनाव मिला था? तो उदारवादी दल से इनको टिकट मिला था। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, टिकट मिला है उदारवादी दल से। भारतीय पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 1892 से 1895 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन बताइए। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि इन्फिस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार प्रारंभ किया था।
इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया है। इन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। इन्होंने 1892 से 1895 में उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये सभी सही है। ये फिजिक्स और गणित के मुंबई में प्रोफेसर थे और गुजराती के प्रोफेसर थे कहाँ पर? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। और इनकी है राष्ट्रगुप्तार पुस्तक। महिला शिक्षा की नींव रखी है ना मुंबई में। उदारवादी से चुने गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने ये कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बना है, ना कि जनता राजा के लिए। दादा भाई नौरोजी ने कहा था 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह-संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु बनाया है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने अपना वर्णन किया है या इनका वर्णन किया है, वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वाह यार, बड़ी उपलब्धियां थी इनके पास। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इसको व्यक्त किया गया था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस के द्वारा स्वराज्य प्रस्ताव 1906 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज्य भारत में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा किस सत्र में घोषित किया गया था? कलकत्ता सत्र 1906 में। इन्होंने कहा था कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? राजबाम बंधन आंदोलन। राजा बाम बंधन आंदोलन कांग्रेस के नरम दल की पद्धति थी राजा बाम बंधन आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो वह शहरी क्षेत्रों से आते थे। कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं है? तो राजगोपालाचारी जो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता हैं उनमें नहीं आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रभावहीन या प्रभावधीन कब हो गए थे? मतलब प्रभाव इनका बढ़ गया था। तो 1906 के बाद जो गर्मपंथी दल है वो उसका प्रभाव बढ़ गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं है लाला लाजपत राय। उदारवादी से नहीं थे बल्कि एकदुग्रवादी थे। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किस लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया है? तो मैजिनी को बनाया है। मिलो भैया, लाला लाजपत राय के गुरु हैं मैजिनी। जिन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है, वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। ये कौन है? लाला लाजपत राय। मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और कृष्ण जी की जीवनी लिखी है। अमेरिका की केंद्रीय सभा में भी सदस्य रहे हैं लाला लाजपत राय। किस राष्ट्रवादी नेता की राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? तो तिलक को बताया गया है। किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और समाजवादी विषयों में रूढ़िवाद बताया गया है? बाल गंगाधर तिलक को। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक ही गर्मपंथी हैं। किसने उदारवादी नेता की नीति को राजनैतिक भिक्षावृत्ति बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। तो उदारवादी नेताओं की जो नीति थी
उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? तो बाल गंगाधर तिलक पे। तो जो कांग्रेस है उस पर प्रार्थना याचना विरोध करने की नीति का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंतुगतवा कब समाप्त हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो कांग्रेस की प्रार्थना याचना की जो नीति है वह समाप्त हो गई थी। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। तो राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे शब्द दिए हैं बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा है? इनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब वह शिक्षक बने, अखबार शुरू किया, रेड मर्डर केस में अभियुक्त बने और शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, इसलिए इनको लोकमान्य कहा गया है। किसने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो धर्म का प्रयोग किसने किया है? राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया है बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव कब किसने मनाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत की है। किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक है। वह उग्रवादी कौन थे? एक उग्रवादी हैं बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल तो रहते ही हैं। कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष, लाल बाल पाल, ये सब कौन है? गरम दल से संबंधित हैं। स्वदेशी का समर्थन किया है अरविंद घोष ने, अभी किया है। स्वदेशी के समर्थक रहे हैं अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ये 4 संकल्प कौन थे? तो वो वही है तिलक जी ने दिए थे, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। तो 1906 में इनको पारित किया गया था और 1907 में ये करना था कि इनको लागू करें या नहीं करें, स्वीकृति के लिए हो गए थे झगड़ा। तो ये कौन से? स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की क्रिया को क्या कहा गया है? तो जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष थे उसमें कांग्रेस के विभाजन की क्रिया शुरू हो गई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां, उद्देश्यों और लोगों की भागीदारी पर। तो कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी? जब कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां, उद्देश्य और लोगों की भागीदारी पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है? 1907 में हुआ है। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का उग्रवादी उदारवादी में विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन 1907 में। नरम दल गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ है सूरत अधिवेशन में। नरम दल गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ है सूरत में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस के द्वारा। किसने की? रास बिहारी बोस ने की है। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, इस कारण से विभाजन हो गया था। 1908 में 6 वर्षों के कारावास की सजा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संग्राम के लिए किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। 6 वर्षों का कारावास मिला है बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने में मेरी दिलचस्पी है? तो ये मैक्स मूलर ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी? मैक्स मूलर ने की थी। इन्होंने कहा था कि संस्कृत के रूप में विद्वान के रूप में मेरी इनमें दिलचस्पी है तिलक में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को क्यों निरूपित करना था या कौन निरूपित करता था? संवैधानिक साधनों याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वराज प्राप्त करना इनको ज्यादा प्रभावित करता निरूपित करता था। संवैधानिक साधनों याचिकाओं के स्थान पर
ये आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी के दर्पण या पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रेरित किया था? तो 1898 में इटली अबिसिनिया के युद्ध ने प्रभावित किया था। चीन के बक्सर आंदोलन 1899 से 1901 में हुआ था। आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन, रूस और जापान के युद्ध में जापान की विजय 1905 में हुई थी। तो महात्मा गांधी जब भारत में आए उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उनको कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटना ने प्रभावित किया था, जैसे 1898 में इटली अबिसिनिया के युद्ध ने, चीन के बक्सर युद्ध ने जो कि 1899 से 1901 में हुआ है, आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन ने, फिर रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने 1905 में। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल और उनके वायसराय। चलिए गाइस, बाय। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।